हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर सुपर्णा बोस इकोनॉमिक्स के एक नए वीडियो में फिर से उपस्थित हूँ। आज हम झारखंड एकेडमिक काउंसिल द्वारा आयोजित होने वाली 12वीं के अर्थशास्त्र विषय के अंतर्गत जो रेखाचित्र अथवा डायग्राम के आधार पर क्वेश्चन किए जाते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। चलिए हम आज इसको वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम देख सकते हैं कि जो पहला अध्याय है वो है व्यष्टि अर्थशास्त्र का परिचय या माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन। यहाँ पर बहुत सारे जो पॉइंट्स हैं वो रेखाचित्र के आधार पर ही व्यक्त किए जाते हैं। जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पहला जो प्रश्न या पहला जो टॉपिक आ रहा है वो है उत्पादन संभावना वक्र का आरेख बनाइए और उसके द्वारा 3 पॉइंट्स को वर्णन करने बताया गया है। वो है संसाधनों की कमी को, अवसर लागत को और उसके बाद पूर्ण और अपूर्ण उपयोग, यानी संसाधनों के पूर्ण और अपूर्ण उपयोग को पूछा गया है कि इसे रेखाचित्र द्वारा कैसे जानेंगे। इसका एक हम लोग देखते हैं कि कैसे पहला ए वाला जो प्रश्न है वो कैसे इसका उत्तर हमें प्राप्त होगा। हम जानते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। OX अक्ष पर X वस्तु ले रहे हैं हम लोग और यहाँ पर Y वस्तु को लेंगे क्योंकि इसका नाम OY अक्ष है। अब आते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र का आकार मूल बिंदु की ओर कॉन्केव होता है, यानी ये जो वक्र है इसमें कॉन्केविटी देखने को मिलता है। अब आते हैं कि इस वक्र के अंतर्गत अब हम लोगों ने आरेख तो बना लिया, लेकिन अब जो पहला ए बिंदु है वो है संसाधनों की कमी को बताना है। अब सब इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले जानना होगा कि उदासीनता वक्र होता क्या है। हम लोग परिभाषा से जानते हैं कि उदासीनता वक्र किसी अर्थव्यवस्था के 2 वस्तुओं के अधिकतम उत्पादन के संयोगों को प्रदर्शित करता है, यानी इस वक्र के ऊपर स्थित सभी बिंदु जो है वो 2 वस्तुओं के संयोग को दर्शाएंगे। और हम लोगों से पूछा गया है कि यदि संसाधनों में कमी होती हो तो क्या होगा। अगर संसाधनों में कमी होगी तो उत्पादन यहाँ कहीं हो सकता है, जिसे सी बिंदु से देख सकते हैं। अर्थात संसाधनों में कमी होगी तो उत्पादन संभावना वक्र अपने मूल वक्र से नीचे की ओर आएगा। चलिए अब बात करते हैं बी बिंदु के बारे में। यहाँ पर पूछा गया है अवसर लागत की धारणा को बताने रेखाचित्र के द्वारा। जैसा कि हम देख सकते हैं कि उदासीनता वक्र जो है वो AB है और उसके अंतर्गत जो डेल्टा Y और डेल्टा X का अनुपात बताया गया है। यानी अगर हम C बिंदु से D बिंदु की ओर आते हैं तो अवसर लागत होगा डेल्टा Y बटा डेल्टा X। जैसा कि देख सकते हैं कि उत्पादन संभावना वक्र रेखाचित्र पर 2 बिंदुओं को दर्शाया गया है, D और F। अगर हम D बिंदु की ओर ध्यान देते हैं तो यह बिल्कुल AB उत्पादन संभावना वक्र पर स्थित है, अर्थात यह बिंदु प्राप्य संयोगों को दर्शाता है। यानी उत्पादन संभावना वक्र AB पर स्थित कोई भी बिंदु प्राप्य संयोगों को दर्शाएगा और उसके दाहिना ओर यदि कोई बिंदु स्थित है, जैसे कि यहाँ पर दर्शाया गया है बिंदु F को, तो वह इस अर्थव्यवस्था का अप्राप्य बिंदु होगा। अगला प्रश्न जो है वो है PPC में दाहिने ओर खिसकाव को रेखाचित्र द्वारा स्पष्ट कीजिए। ये तो बहुत सामान्य प्रश्न है। यदि हम उत्पादन संभावना वक्र को दाहिने ओर खिसका देते हैं तो इसकी आकृति कुछ इस प्रकार होगी।
यहाँ पर ए डैश बी डैश जो है वो दाहिने ओर खिसका हुआ उत्पादन संभावना वक्र का उदाहरण होगा। और यहाँ देख सकते हैं कि इस वक्र को इस प्रकार खींचा गया है ताकि एफ बिंदु जो है उस पर आ जाए, यानी उत्पादन संभावना वक्र जब दाहिने ओर खिसकता है तो वो वस्तु के अधिकतम उपयोग की बढ़ी हुई मात्रा को दर्शाता है, अर्थात साधनों में वृद्धि को दर्शाता है। अब हम लोग बात करते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय यानी उपभोक्ता का संतुलन या उपभोक्ता के व्यवहार के सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले आरेख आधारित प्रश्नों के बारे में। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है वो है सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम को आरेख द्वारा समझाइए। यह कुछ इस प्रकार से दर्शाया जाता है, जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता को दर्शाया गया है और OX अक्ष पर वस्तु की इकाइयों अर्थात कंजम्पशन यूनिट्स को दर्शाया जाता है। तो यह MU वक्र है जो बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है और फिर यह एक बिंदु पर आके शून्य हो जाता है, जिसे हम यहाँ पर देख सकते हैं। तीसरा जो प्रश्न है वो है उपभोक्ता का संतुलन से, यानी गणनावाचक धारणा मार्शल के धारणा के अंतर्गत जहाँ उपयोगिता मापनीय है उस आधार पर उपभोक्ता के संतुलन को दर्शाने बोला गया है। यह यहाँ होता है MU जो है सीमांत उपयोगिता जो है कीमत के बराबर हो जाता है। तो इसे एक आसान चित्र द्वारा दर्शा सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं कि OY अक्ष पर सीमांत उपयोगिता और कीमत तथा OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शा रहे हैं। यहाँ पर वस्तु का कीमत दिया गया है अर्थात स्थिर है, यानी MU जो घटता हुआ है वो दोनों एक दूसरे के बराबर हो रहे हैं R बिंदु पर। इस बिंदु पर उपभोक्ता संतुलन में होगा, अर्थात उपभोक्ता अपनी संतुलन की स्थिति में वस्तु की OX1 मात्रा लेगा जबकि वस्तु की कीमत OP है। जैसा कि चित्र में हम देख सकते हैं कि यहाँ दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग को IC वक्र द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो IC वक्र जो है वो अपने बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ होता है और अपने मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स होता है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि उदासीनता वक्र को आरेख खींचकर उसकी विशेषताओं को लिखिए। अर्थात यहाँ हम आसानी से दो विशेषता बता सकते हैं कि उदासीनता वक्र का ढाल जो है वो ऋणात्मक होता है क्योंकि ये बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ है। अगर हम X वस्तु की मात्रा को घटाते हैं तभी हम अगर हम X वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें Y वस्तु की मात्रा का त्याग करना होगा, अथवा अगर हम Y वस्तु की मात्रा को बढ़ाना चाहते हैं तो हमें X वस्तु की मात्रा का त्याग करना होगा, यानी इसका ढाल जो है ऋणात्मक है। और दूसरी विशेषता यह है कि यह अपने मूल बिंदु की ओर कॉन्वेक्स है। साथ ही साथ हम जानते हैं कि दो उदासीनता वक्र एक दूसरे को कभी स्पर्श नहीं करते, अर्थात यदि हम एक दूसरा यहाँ जैसे देख सकते हैं कि दूसरा उदासीनता वक्र IC2 है, यहाँ इसकी तीसरी विशेषता सामने आ जाएगी कि ऊंचा उदासीनता वक्र अधिक संतुष्टि देगा। अब हम देख सकते हैं कि अगला चित्र पांचवें प्रश्न का उत्तर देता है, जो कि बजट रेखा का आरेख बनाने पूछ रहा है। यहाँ देख सकते हैं कि बजट रेखा जो है वो एक सीधी रेखा होती है और इसे AB बिंदु द्वारा स्पष्ट किया गया है। OY अक्ष पर एक वस्तु और OX पर दूसरी वस्तु को दर्शाया गया है। बजट रेखा जो है एक सीधी रेखा होती है और इसकी ढाल भी ऋणात्मक होती है। इस वर्तमान चित्र पर हमें छठा प्रश्न जो है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो है इंडिफरेंस कर्व के द्वारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दर्शाने बोला गया है। अर्थात उदासीनता वक्र और बजट रेखा के द्वारा किस प्रकार क्रमवाचक धारणा के अनुसार उपभोक्ता का संतुलन होता है उसे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। यहाँ पर AB पुनः बजट रेखा है और IC जो है वो एक उदासीनता वक्र है। दोनों एक दूसरे को A बिंदु पर स्पर्श कर रहे हैं,
यानी उपभोक्ता जो है ए बिंदु पर संतुलन में होगा। यहाँ हम आते हैं अध्याय 3 पर, जिसका नाम है मांग का सिद्धांत। मांग का सिद्धांत जो है वो चित्र द्वारा प्रदर्शित करने पूछा गया है, तो इसे आज हम लोग देखते हैं कि मांग का नियम को कैसे चित्र द्वारा स्पष्ट कर सकते हैं। जैसा कि चित्र में स्पष्ट है कि OX अक्ष पर वस्तु की मात्रा को दर्शाया जाता है और OY अक्ष पर उस वस्तु की कीमत को दर्शाया जाता है। यहाँ DD जो है वो मांग वक्र है और हम देख सकते हैं कि मांग वक्र जो है वो बाएं से दाईं ओर गिरता हुआ है। हम मांग वक्र की मांग का नियम का परिभाषा यह है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा में कमी होती है, और अगर वस्तु की कीमत में कमी होती है तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। इसे इस चित्र से स्पष्ट तरीके से देख सकते हैं। जब वस्तु की कीमत OP1 है तो मांगी गई मात्रा OX1 है, और जब वस्तु की कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है तो मांगी गई मात्रा घटकर OX2 हो जाती है। अगला जो प्रश्न है कि मांग वक्र का ढाल नीचे की ओर क्यों होता है। इसके बहुत सारे कारण होते हैं। इस चित्र को बनाकर फिर पुनः उन कारणों का वर्णन करना होगा, जैसे कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के कारण। फिर इस तरह से बहुत सारे कारण होते हैं, एक बार आपको वो चेक कर लेना होगा और चित्र यही रहेगा, और तीसरे प्रश्न का भी जवाब इस प्रकार आपको मिल जाएगा। चौथे प्रश्न में पूछा गया है मांग में वृद्धि और कमी को आरेख द्वारा स्पष्ट करें। आइए हम लोग इसको एक नए आरेख के साथ देखते हैं। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इस चित्र में मूल जो मान वक्र है वो ब्लू कलर के इंक द्वारा दर्शाया गया है, DD है, और जो नया मांग वक्र एक दाहिने ओर है वो है D1 यह मांग में वृद्धि को दर्शाता है। हम जानते हैं कि मांग में वृद्धि के कारण जो है वो है उपभोक्ता के आय में वृद्धि अथवा उपभोक्ता के रुचि में वृद्धि इत्यादि। अर्थात जब मांग में वृद्धि होती है तो मूल मांग वक्र अपने दाहिने ओर खिसकता है और वह D1 बन जाता है। उसी प्रकार यदि मांग में कमी को दर्शाना चाहते हैं तो मूल वक्र के यह नया मांग वक्र बाईं ओर आ जाएगा, जिसे नई रेखा द्वारा देखेंगे। D2 जो है वह मांग में कमी को दर्शा रहा है, अर्थात मूल मांग वक्र के बाईं ओर नया मांग वक्र बनता है तो उसे मांग में कमी के द्वारा दर्शाते हैं। इस चित्र में 5वें प्रश्न का उत्तर बनाया गया है। हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि प्रारंभिक कीमत जो है वह है OPO, और यहाँ पर मांगी गई मात्रा OX0 है। अब यदि किसी कारण से वस्तु की कीमत बढ़ती है तो कीमत बढ़ने के कारण मांगी गई मात्रा कम हो जाएगी। इसे हम मांग में संकुचन कहते हैं। इसे ब्लैक पेन से दर्शाया गया है कि यदि कीमत बढ़कर OPO से OP1 हो जाती है तो मांगी गई मात्रा OXO से OX1 हो जाती है, जो कि पहले से कम है, यानी यह मांग में संकुचन को दर्शा रहा है। इसे B बिंदु से देख सकते हैं। अगला जो बिंदु है वो है C, यानी अगर कीमत OPO से घटकर OP2 हो जाती है, जिसे ग्रीन पेन से दर्शाया गया है, तब मात्रा जो है बढ़कर OXO से OX3 हो जा रही है, अर्थात इसे मांग में विस्तार कहते हैं। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक ही चित्र में हम मांग में विस्तार को और मांग में संकुचन को देख सकते हैं। छठा क्वेश्चन है मांग की लोच की विभिन्न श्रेणियाँ, वेरियस डिग्रीज ऑफ डिमांड
इलास्टिसिटी। यहाँ पर हम लोगों को 5 श्रेणियाँ देखने को मिलती है, जिसे एक चित्र में भी दर्शा सकते हैं और 5 अलग अलग चित्रों में भी दर्शाया जा सकता है। यहाँ हम आगे एक चित्र द्वारा मांग के लोच की विभिन्न श्रेणियों को देखेंगे। इस चित्र में एक मांग वक्र के अलग अलग बिंदुओं पर मांग की अलग अलग लोच की श्रेणियों को दर्शाया गया है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि मांग की वक्र का नाम यहाँ ए बी है और सी जो है ए बी का मध्य बिंदु है, यानी ए सी इज इक्वल टू सी बी। अगर हम यहाँ पर चित्र को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि ए बिंदु पर मांग की लोच अनंत है, बी बिंदु पर मांग की लोच 0 है, ए बी के बीच का बिंदु जो कि सी है वहाँ पर मांग की लोच 1 के बराबर है। अब यदि हम ए सी के बीच के किसी भी बिंदु को ले तो यहाँ मांग की लोच 1 से अधिक होगी, यानी इकाई से अधिक लोचदार मांग पाया जाएगा। नीचे सी बी के बीच का जो अंश है वहाँ पर मांग की लोच 1 से कम है, अर्थात इस क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर मांग की लोच इकाई से कम होगी। इस प्रकार एक ही रेखा चित्र के अंतर्गत हम लोग मांग की लोच की 5 श्रेणियों को देख सकते हैं। अध्याय 4 जो है वो उत्पादन के सिद्धांत को दर्शा रहा है। यहाँ जो पहला प्रश्न है वो है परिवर्तनशील अनुपात नियम को एक रेखा चित्र द्वारा स्पष्ट करें। आइए देखते हैं कि इस नियम को एक रेखा चित्र द्वारा कैसे दर्शा सकते हैं। यहाँ परिवर्तनशील अनुपात नियम के तीनों वक्रों को दर्शाया गया है, कुल उत्पादन वक्र, औसत उत्पादन वक्र और सीमांत उत्पादन वक्र। अब हम देखते हैं कि सीमांत उत्पादन के स्तर के आधार पर किस प्रकार परिवर्तनशील अनुपात नियम के विभिन्न अवस्थाओं का निर्धारण होता है। जब तक सीमांत उत्पादन बढ़ता रहता है तब तक प्रथम अवस्था बनी रहती है, अर्थात जहाँ सीमांत उत्पादन अधिकतम होगा वहाँ पहली अवस्था समाप्त होगी। सीमांत उत्पादन वक्र ग्रीन कलर का है, यानी यहाँ पर जहाँ अधिकतम है वो फर्स्ट स्टेज है। ये अगर टी बिंदु लेते हैं तो टी बिंदु तक जब तक उत्पादन होता रहता है तब तक पहली अवस्था चलती रहती है, अर्थात सीमांत उत्पादन बढ़ रहा होता है, और यहाँ पर पहली अवस्था समाप्त होगी। अब देखते हैं दूसरी अवस्था। दूसरी अवस्था में सीमांत उत्पादन 0 के बराबर हो जाएगा, अर्थात दूसरी अवस्था जब समाप्त होगी तब सीमांत उत्पादन 0 होगा। इसे हम यहाँ पर देख सकते हैं, इस बिंदु पर जो है एमयू वो 0 के बराबर है, अर्थात दूसरी अवस्था यहाँ तक जाएगी जो कि टीपी का अधिकतम बिंदु होगा, यानी यह दूसरी अवस्था है। यहाँ टी से लेकर एस तक दूसरी अवस्था होती है, और तीसरी अवस्था तब शुरू होती है जब सीमांत उत्पादन 0 के बाद ऋणात्मक होने लगता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस बिंदु के बाद तीसरी अवस्था प्रारंभ हो जाती है। अगर यहाँ ध्यान से देखें हम तो पहली अवस्था का नाम साधन का बढ़ता प्रतिफल है, क्योंकि यहाँ एमपी बढ़ रहा होता है और टीपी में भी बढ़त होती रहती है। उसके बाद दूसरी अवस्था का नाम साधन का घटता प्रतिफल है, क्योंकि यहाँ एमपी इस अवस्था में घटने लगता है। और तीसरी अवस्था जिसका नाम साधन का ऋणात्मक प्रतिफल है, यहाँ एमपी ऋणात्मक होकर अब अपने एकदम न्यूनतम बिंदु पर पहुँचने लगता है। अगला जो प्रश्न है इसी से है कि कुल औसत और सीमांत उत्पादन के वक्र बनाइए। इसके लिए कुछ नहीं करना है, आपको खाली अवस्थाओं को नहीं दर्शाना है, बिल्कुल जो पहला 3 लाइन है उसको ड्रॉ कर देना है और तीनों का स्थिति को स्पष्ट करना है कि ये टीपी है, ये एमपी है और यह एपी है। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का उत्तर भी इसी ग्राफ में छुपा हुआ है। अब तीसरा प्रश्न भी इसी से हम लोग उत्तर दे सकते हैं कि सीमांत उत्पादन वक्र यानी एमपी जो है वो औसत उत्पादन वक्र अर्थात एपी को कहाँ पर काटता है या छूता है। हम जानते हैं कि सीमांत उत्पादन वक्र एपी को उसके अधिकतम बिंदु पर स्पर्श करता है, यानी यहाँ अगर हम नाम दे दे एक क्यू नाम दे देते, क्यू नहीं आर देते हैं,
अगर यहाँ हम इस बिंदु का नाम आर देते हैं तो ये जो है ये औसत उत्पादन का अधिकतम बिंदु है, जहाँ सीमांत उत्पादन वक्र औसत उत्पादन वक्र को काटता है। अगला जो अध्याय है, चैप्टर है, उसका नाम है लागत का सिद्धांत, यानी यहाँ पर हम लोग कॉस्ट के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन जो है वो है औसत लागत और सीमांत लागत के संबंध को आरेख द्वारा स्पष्ट कीजिए। जैसा कि चित्र से स्पष्ट है कि यह सीमांत लागत वक्र है, यानी मार्जिनल कॉस्ट कर्व है। मार्जिनल कॉस्ट कर्व की आकृति यू आकार की होती है। यह बिल्कुल एमपी का मिरर इमेज होता है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि मार्जिनल कॉस्ट है। अब हम लोगों को यहाँ पर बताना है कि सीमांत लागत वक्र कैसा होगा। औसत लागत वक्र यहाँ पर यू आकार का होता है और औसत लागत वक्र का जो न्यूनतम बिंदु होता है वहाँ पर औसत लागत वक्र का न्यूनतम बिंदु यहाँ पर ये है और यहाँ पर एमसी उसको काटता है। इस प्रकार जो पहला संबंध है वो स्पष्ट हो जाता है कि एमसी जो है यू आकार का होगा और औसत लागत वक्र भी यू आकार का होता है और दोनों एक दूसरे को वहाँ स्पर्श करेंगे जब औसत लागत वक्र अपने न्यूनतम बिंदु यानी आर पर होगा। अगला जो प्रश्न है वो है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत वक्रों को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना और अल्पकालीन रेखा अगला जो प्रश्न है वह है स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागतों को रेखा चित्र द्वारा दर्शाना और साथ ही अल्पकालीन लागत वक्रों का आरेख बनाना। ये दोनों प्रश्नों का उत्तर लगभग एक ही है। हम जानते हैं कि स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत जो है वो दो भागों में बंटते हैं उत्पादन फलन के आधार पर। स्थिर लागत जो है वो हर एक कुल लागत के साथ भी होता है और औसत लागत भी के साथ भी पाया जाता है और अल्पकालीन लागत वक्र में भी स्थिर लागत और परिवर्तनशील लागत दोनों होते हैं। आइए इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देखते हैं। यहाँ हम लोग अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन कुल लागत वक्रों को देख सकते हैं। जैसे कि टीएफसी जो कुल स्थिर लागत वक्र है वो बिल्कुल वो एक्स अक्ष के समानांतर रहता है। उसके बाद टीवीसी जो है वो अपने मूल बिंदु से ऊपर चढ़ता है और टीसी चूँकि जोड़ होता है टीएफसी और टीवीसी का, अतः इसकी शुरुआत टीएफसी के बाद होती है। इस तरह ये तीनों वक्र जो हैं वो अल्पकालीन कुल लागत वक्र हैं। उसी प्रकार अल्पकालीन औसत लागत वक्रों की आकृति कुछ इस प्रकार होती है। यह एफसी है, अर्थात औसत स्थिर लागत, जिसकी आकृति होती है आयताकार परवलय रेक्टेंगुलर पैराबोला, अर्थात यह अपने दोनों अक्षों में से किसी को भी स्पर्श नहीं करता है। इसके बाद जो आता है वह है एबीसी अर्थात औसत परिवर्तनशील लागत, जिसकी आकृति यू आकार की होती है। और जो अंतिम वक्र है वो है एसी अर्थात औसत कुल लागत, जो एएफसी और एबीसी का जोड़ होता है। इसकी आकृति भी यू आकार की होती है। इस प्रकार हम लोग देख सकते हैं कि अल्पकालीन लागत वक्र कुछ इस प्रकार की होती है। अगला अध्याय है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन अर्थात मांग और पूर्ति की शक्तियाँ बाजार में संतुलन कीमत और संतुलन मात्रा का निर्धारण करती है, उसे ही बाजार संतुलन के नाम से जानते हैं। हम लोग जहाँ मांग और पूर्ति का संतुलन होता है उसे ही बाजार संतुलन कहते हैं। जिस रेखा मांग वक्र जब पूर्ति वक्र को काटता है तो वह बाजार संतुलन की स्थिति होती है। आइए हम लोग इसे एक रेखा चित्र द्वारा देखते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि डी जो है मांग वक्र है और एस जो है वो पूर्ति वक्र है। दोनों एक दूसरे को ई बिंदु पर काट रहे हैं, अर्थात यही संतुलन बिंदु है। बाजार संतुलन ई बिंदु पर स्थापित हो जा रहा है। यहाँ पर निर्धारित होने वाली कीमत को संतुलन कीमत और यहाँ निर्धारण होने वाली मात्रा को संतुलन मात्रा कहते हैं, जो इस प्रकार है।
यहाँ देख सकते हैं कि OP1 जो है वो संतुलन कीमत है और OX1 जो है वो संतुलन मात्रा है और E बिंदु जो है वो संतुलन बिंदु के नाम से जाना जाएगा। अब आइए देखते हैं इसी वक्र के साथ कि अधिशेष मांग और अधिशेष पूर्ति क्या होती है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि यदि संतुलन कीमत OP1 से अधिक कीमत अर्थात OP2 निर्धारित हो जाता है तो मांग की मात्रा कम हो जाती है पूर्ति की मात्रा से, यानी KL जो है अधिशेष पूर्ति उत्पन्न होती है। यदि संतुलन कीमत से ऊपर में कहीं कीमत स्थिर हो जाता है तो अधिशेष पूर्ति की स्थिति होती है, जिसे KL बिंदु द्वारा दर्शाया गया है। अगला जो है अधिशेष मांग की बात, अगर संतुलन कीमत से नीचे कहीं पर कीमत स्थिर होती है, जैसा कि OP3 में देखने को मिल रहा है, ऐसी स्थिति में AB के बराबर अधिशेष मांग की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार हम लोगों ने आज देखा कि कुछ ऐसे प्रश्न जिनका उत्तर आरेख द्वारा आसानी से दिया जा सकता है और हम अपने नंबर को बढ़ा सकते हैं, किसी भी प्रश्न का सही उत्तर दे सकते हैं। अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों को लेकर फिर मिलते हैं। धन्यवाद।